नमस्कार। इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है। हम मॉड्यूल नंबर 3 लेक्चर नंबर 24 में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पर हैं। आइए इस विशिष्ट वस्तु के ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को देखें। तो इस वस्तु में एक सिलिंड्रिकल भाग है जिसमें गहरा कट होता है तथा इसमें एक स्लॉट की तरह कुछ ऐसी भी वस्तु है जिससे पिंडों को तालाबंद करने के लिए कुंजी को व्यवस्थित किया जा सके। एक दिशात्मक बात में हम इस प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं और उसके भीतर एक और कट है तो इसकी तरह एक छेद है जो नीचे से गुजर रहा है। यहाँ भी नीचे जाता हुआ एक छेद भी है, यहाँ भी एक छेद है जो नीचे की ओर से गुजर रहा है। इसलिए यह पदार्थ केवल वहाँ है जहाँ ये हरे रंग की रेखाएं दर्शाई गई हैं। छाया अधिक खोखली की तरह है। यहाँ भी यह खोखला भाग है नीचे की ओर और यह वस्तु विभिन्न आयामों की है। यह लंबाई अगर हम यहाँ से देख रहे हैं सभी तरह से वहाँ यह 152 इकाई है जिसकी ऊंचाई यह 45 इकाइयाँ हैं और यह एक चौड़ाई 64 इकाइयाँ हैं। यह वस्तु है, हम इसे ड्राइंग शीट पर निरूपित करना चाहेंगे। अब हम इन दृश्यों को बनाने के लिए कांच के बॉक्स विधि का उपयोग करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले वस्तु के आवश्यक दृश्य को तय करना होगा कि कितने दृश्य हैं। हमें आवश्यकता हो सकती है कि केवल एक ही दृश्य इतना अच्छा हो कि यह पूरे वस्तु या आवश्यक तीनों दृश्यों को निरूपित करने के लिए पर्याप्त है, या शायद हमें शीर्ष तल की आवश्यकता है और बाईं और दाएं ओर भी इस तरह के दृश्य की आवश्यकता है। हम इस तस्वीर को दिखाने जा रहे हैं। एक बार ऐसा करने के बाद हमें एक ड्राइंग शीट पर चुने गए दृश्य का लेआउट चुनना होगा। उदाहरण के लिए हम इसे कांच बॉक्स विधि का उपयोग करके दिखाना चाहेंगे। लेआउट एक बार कांच बॉक्स विधि के रूप में चुना जाता है। हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, हम इसे पहले चक्र में रखने जा रहे हैं इस बॉक्स में। जैसे यह एक बॉक्स है जिसे हम इमेजिनरी बनाने जा रहे हैं। यह सब तरह से नीचे चला जाता है, शायद उस दिशा में देखें ताकि सामने के दृश्य को हम इस प्लेन पर प्रोजेक्शन के रूप में प्राप्त करने जा रहे हैं। तो इस दृश्य को हम सामने के दृश्य के रूप में दिखा देंगे। तो यदि हम कांच के बॉक्स के लिए इस दिशा में देख रहे हैं, यह 152 दिखाई देगा, इसलिए 152 उस दिशा में दिखाई देगा। इसी प्रकार कांच के बॉक्स में, क्योंकि यह अग्र दृश्य की दिशा है, हम 45 लंबाई को भी समझने की स्थिति में होंगे, इसलिए 45 लंबाई। फिर हम देखने की स्थिति में होंगे, इसलिए यह संपूर्ण वस्तु इस 152 आयामों और 45 आयामों के बीच होगी। तब हम उस कांच के बॉक्स के शीर्ष दृश्य से आगे बढ़ेंगे तो उस में हम कुछ 65 मिलीमीटर 64 मिमी की तरह देखेंगे और एक स्थिति में हो जाएगा 152 मिलीमीटर। तो 152 मिमी देखने के लिए फिर हम देखेंगे तो सामने का दृश्य 152, शीर्ष दृश्य 152 उस तरह एक दूसरे से मिलता है। हालांकि सामने के दृश्य में हम जो आयाम देख रहे हैं वह 145 है, इसलिए यह एक दृश्य
होगा। शीर्ष दृश्य में 45 रेखाएं संपाती हैं, वास्तव में उस गहराई को नहीं समझ सकते। हालांकि हम यह चौड़ाई देख सकते हैं ताकि 64 आयाम को समझने की स्थिति में हो, और यह सुझाव दिया जाता है कि किसी के भी सामने के दृश्य लेआउट से शीर्ष दृश्य तक की दूरी न्यूनतम 25 से 4 मिलीमीटर होनी चाहिए। कम से कम कुछ अंतराल को छोड़ देना चाहिए। किसी को भी ऐसी चीज नहीं बनानी चाहिए किसी भी दृष्टि से जिसमें कुछ गैप हो, और हमेशा एक एक पैमाने के साथ जाने का सुझाव दिया जाता है। जो भी वस्तु आकार हो, एक ही आयाम हो, इसे उपयोग करने की कोशिश करें। यदि वस्तु बहुत बड़ी है और ड्राइंग शीट छोटी है, उदाहरण के लिए जैसे मैं एक ड्राइंग शीट पर एक बड़े स्काईस्क्रैपर को दर्शाना चाहता हूं, इस तरह की बड़ी ड्राइंग शीट बनाना संभव नहीं है। इसलिए सबसे आसान तरीका है कि हम किसी शीट 1, 3, 1, 4 इस प्रकार की शीट का प्रयोग करके हम एक स्काईस्क्रैपर को दर्शाएं। तब हमें इसे मापना होगा। शायद एक 25 प्रकार का स्केल, एक 25, एक 100 इस प्रकार के स्केल को दर्शाएंगे और स्पष्ट रूप से ड्राइंग शीट पर इसका उल्लेख करेंगे। एक बार इस लेआउट का चयन करने के बाद, पूर्ण चयनित दृश्य सामने दृश्य से शुरू होता है। फिर एक शीर्ष दृश्य का निर्माण करें और इन दृश्य को पूरा करें। इसके बाद आयाम और जो भी बचे हुए नोट्स को लिखें। उदाहरण के लिए यहाँ पर ड्राइंग शीट पर बनाने के बाद इस अग्र दृश्य को देखें, जिसमें शीर्ष दृश्य बनाए रखने के लिए इसे न्यूनतम गैप के साथ बनाना होगा। और उसके बाद हम चित्र को देखेंगे, सामने का दृश्य चित्र। यह हम देखेंगे कि इस पूरे वक्र को एक रेखा की तरह प्रोजेक्ट किया गया। यह इस बिंदु पर फिर से जाएगा। फिर से हम एक रेखा देखेंगे और यह पूरा वक्र एक रेखा पर प्रोजेक्ट होगा, जिससे कि एक रेखा यह होगी और यह शीर्ष, यह पूरा वक्र इस रेखा पर प्रोजेक्ट हो जाएगा और इस रेखा पर इस प्रकार यह एक हो जाएगा। यहाँ अगर आप ध्यान से नोट कर रहे हैं इस रेखा को और इसको, जो विभिन्न परतों पर भिन्न होती है, इसलिए यह एक सिलेंडर पर प्रोजेक्ट किया गया है, लेकिन यह सिलेंडर रेखा से प्राप्त होने वाला है। मैं एक बार फिर से समझाता हूं। यह एक वेल्डिंग की हुई वस्तु भाग की भांति है जिसे हम यहाँ देखने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु सिलेंडर रेखा वहां आती है। जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो यह रेखा दिखाई देगी और एक यह रेखा दिखाई देगी। वह एक वेल्डिंग की हुई रेखा है और सिलेंडर से यह रेखा प्राप्त होती है। यह पूरा वक्र इस अग्र दृश्य पर एक सीधी रेखा बनाएगा और यह भाग उस स्तर पर आता है। यह पूरा वक्र एक रेखा बन जाता है और यहाँ हम एक रेखा फिर से देखते हैं। यह पूरी रेखा वक्र प्रोजेक्शन पर एक सीधी रेखा बन जाती है। इसे हम एक रेखा की तरह देखते हैं। जो रेखा यहाँ आती है, यहाँ से शीर्ष भाग आता है, इसलिए यह पूरा भाग वक्र फिर एक सीधी रेखा बन जाता है और ये रेखाएं इन रेखाओं से मिल जाती हैं। इसका कारण है कि हमारे पास यह फिर से पूरा सिलेंडर वक्रित भाग है। हम इसे प्रोजेक्शन पर सीधी रेखा के समान देखते हैं। यह एक रेखा बन जाती है। अब हमारे पास छेद की तरह कुछ है, तो यहाँ एक डैश लाइन होनी चाहिए। इसलिए हमारे पास एक डैश लाइन है, क्योंकि यह एक सिलिंड्रिकल वस्तु एक अक्ष है, तो वहाँ एक डैश बिंदु लाइन है जो कि यहाँ से होकर जाती है। हमारे पास एक पूर्ण प्रदर्शन है, इसलिए हम इसे डैश से दिखा रहे हैं। और वहाँ एक छेद भी है जो एक स्लॉट की तरह है, इसलिए हम दिखाते हैं। यह पूरे आयताकार आकार
क्षेत्र के बाहर आकार है, हम इसे 2 डैश लाइन से दिखा देंगे। इसी प्रकार इस पूरा स्लॉट क्षेत्र निकला हुआ होता है, एक आर्क है, इसलिए इसमें से होकर गुजरने वाला कुछ केंद्र होना चाहिए, इसलिए हम एक अक्ष के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यहाँ एक वक्र त्रिज्या है, यह एक केंद्र होना चाहिए, हम इसे डैश बिंदु रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं और यह स्लॉट उस स्तर तक जाता है, इसलिए हम इसे डैश द्वारा दर्शाएं। जहां भी पदार्थ हटाया जाता है उस वस्तु के अंदर स्थित डैश द्वारा इसे प्रदर्शित करते हैं। जब भी केंद्र हो तथा त्रिज्या उसकी दिशा से बाहर की ओर होती है तो हम इसे उस अक्ष से दर्शा सकते हैं जो उस वस्तु से बाहर आती है, और अधिक विस्तार प्रकार की रेखा की तरह हम यह भी दर्शाएंगे कि यह सामने के दृश्य के लिए है। अब उस कांच बॉक्स प्लेन पर प्रोजेक्ट करें और उस प्लेन को पलटें तो एक शीर्ष दृश्य होगा। अब यदि हम प्रोजेक्शन को उस शीर्ष पर देख रहे हैं, इसे सामने लाते हैं तो यह एक शीर्ष दृश्य के रूप में आता है। यह पूरा वृत्त यहाँ वृत्त की तरह बाहर आता है, इसलिए सिलेंडर के शीर्ष भाग जैसा दिखता है वह यह है, जिसके अंदर एक अर्धवृत्त तरह की चीज है। यह अर्धचक्र है जो कि हम देखते हैं, और एक बाहर निकला हुआ क्षेत्र जो हम देखेंगे। फिर एक और स्लॉट की तरह शीर्ष दृश्य पर क्षेत्र है, हम यह देखेंगे कि वह यह है। ये दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या अक्ष उस तरह से गुजर रहे हैं, अक्ष उस तरह जा रहा है, तो हम इसे डैश बिंदु प्रकार एक बड़े डैश लाइन से दर्शाते हैं और उसके बाद एक छोटी डैश लाइन होगी, फिर बड़े छोटे डैश। यह जिस तरह से हम अक्ष को दर्शाते हैं तो यहाँ बड़े डैश छोटे, फिर एक छोटे और बड़े एक को प्रदर्शित करते हैं। अब यह एक सिलिंड्रिकल वस्तु की तरह है जिसकी त्रिज्या एलिप्टिकल प्रकार के भाग के लिए अधिक है, फिर डैश के बाद बिंदु डैश और इसी तरह। अब यह संपूर्ण एलिप्टिकल प्रकार का स्लॉट है, इसलिए इस अर्धवृत्ताकार भाग से जुड़ा एक आयताकार भाग है। इसी प्रकार हम कांच बॉक्स विधि से शीर्ष दृश्य बनाते हैं। एक बार जब यह किया जाता है तब हम इस अधिकतम प्लेन का अनुभव करेंगे कि अधिकतम प्लेन हम इसे उस वस्तु पर दिखाने जा रहे हैं। अब यह आवश्यक नहीं है कि अग्र दृश्य हमेशा इस दिशा में हो। यह आवश्यक नहीं है कि सामने का दृश्य वह होना चाहिए, हम हमेशा इसे ऐसे ही लें। सामने के दृश्य में भी जहां हम अधिकतम आयाम ले रहे हैं वह आयाम जिसे हम एक सामने दृश्य के रूप में ले रहे हैं। इस स्थिति में यदि यह सामने का दृश्य नीचे वाला है जिसे हम दिखाने जा रहे हैं तो तल के स्तर पर आता है तो वह नीचे वाला स्तर भी हो सकता है, लेकिन एक बार हमारे इसे सामने की दिशा के रूप में ठीक करने के बाद यह सामने का दृश्य बन जाएगा। यह कांच बॉक्स विधि का शीर्ष दृश्य है। तब यदि हम इसे ज्ञात करते हैं उस तल पर प्रोजेक्शन हमें इस कांच बॉक्स विधि से प्राप्त करनी होगी, तो यह दृश्य इस स्तर पर आता है। आइए इस प्रोजेक्शन के कुछ सुझाव को देखें। सबसे पहली बात कि उस सर्वोत्तम स्थिति को प्राप्त करने के लिए वस्तु को अपनी प्राकृतिक स्थिति में रखिए। इसके बाद ऑर्थोग्राफिक दृश्य उस वस्तु के वास्तविक आकार को निरूपित करेगा, और यह भी माना जाता है कि वस्तु की
वास्तविक आकृति को प्रदर्शित किया जाए और वह जितना संभव हो वैसा हो। उदाहरण के लिए यहाँ वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हम दिखा रहे हैं, एक अच्छा है, इसमें कुछ गलत नहीं है। हालांकि अच्छा क्या है, क्या अच्छा नहीं है, हमें इसका निर्णय करना होगा। उदाहरण के लिए यहाँ इसमें एक बेयरिंग तरह का आकार है, 3D बेयरिंग तरह का आकार, और हमें इसका निर्णय करना है ये दृश्य क्या हैं जो इस बेयरिंग को प्रारंभ में उस दिशा में मोड़ दिया जा सकता है, और यदि हम सीधे ही इस प्रकार की दिशा को मोड़ते हैं तो कांच बॉक्स विधि का उपयोग करके बॉक्स का निर्माण करेंगे, इस बॉक्स को प्रोजेक्ट करेंगे, इस बॉक्स को इस प्रकार के दृश्य पर प्रोजेक्ट करेंगे, इसी प्रकार इसे शीर्ष दृश्य पर प्रोजेक्ट करें, इसे दाईं ओर प्रोजेक्ट करें, लेकिन कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि इन दृश्यों को बनाना थोड़ा कठिन हो जाता है, तो यह एक अच्छा विचार नहीं है। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए कोशिश करें। हम क्या कर सकते हैं? इस वस्तु को एक विशेष चीज पर मोड़ें। इसलिए प्राकृतिक प्रोजेक्शन स्थिति को लीजिए, इसे इस प्रकार मोड़िए कि कांच के बॉक्स विधि से संरेखित हो। यह आरंभिक विन्यास है। इसे इस प्रकार घुमाते हैं कि अधिकतम दृश्य हम देख सकें तथा विचार भी बना सकते हैं। हमारे लिए भी आसान हो जाता है यदि हम इसे इस प्रकार कर सकते हैं, तो यह विधि अच्छी है। अब हमें अग्रदृश्य को यह तय करने के लिए चुनना होगा कि किसी वस्तु की सबसे लंबी आयाम को इस सामने के दृश्य में चौड़ाई के रूप में निरूपित करना चाहिए। अब हम इसको देखते हैं, किसी भी दृश्य या उसके आसन्न दृश्य बनाने के लिए ये कुछ सुझाव हैं। चयनित सामने के दृश्य से प्रोजेक्ट करें। एक प्राकृतिक स्थिति में प्रकट होना चाहिए। ये दो सुझाव हैं जिनका आप पालन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम इन सुझावों को देखें। हम कार के लिए दृश्य बनाना चाहते हैं, मोटर कार। यदि हम नीचे की ओर से दृश्य बना रहे हैं तो शायद कार इस प्रकार दिखती है। शायद यह नीचे बाईं ओर दायां, इसी बात पर निर्भर करता है कि हम कार को कैसे रखेंगे। उदाहरण के लिए हम अपनी कार को इस आकार का मानते हैं। अगर मैं इसे सामने के दृश्य के रूप में ले रहा हूं तो यह इस दृश्य को चुनने का स्वाभाविक तरीका है। हम इसे भी एक दृश्य में से चुन सकते हैं। हालांकि यह इस तस्वीर के लिए उपयुक्त नहीं है, तो आपके पास यह इंट्यूशन होना चाहिए कार को देखने का हमारा प्राकृतिक तरीका क्या है और उसे सामने के दृश्य के रूप में लाने के लिए। तो अगर हम इस एक को अग्र दृश्य के रूप में ले रहे हैं तो यह कार के लिए बहुत स्वाभाविक नहीं है। उदाहरण के लिए अगर मैं इस कार को सामने के दृश्य और उस कार के नीचे से कह रहा हूं, अगर मैं वास्तव में उस कार को देखना चाहता हूं तो उस तरह से देखना, तो यह एक अच्छा विचार नहीं है। पार्श्व दृश्य से यदि हम इसे इस प्रकार ले रहे हैं तो यह एक अच्छा विचार नहीं है। जो हम कर सकते थे, जो हम उसी कार के लिए कर सकते थे कि हम कार के लिए
इसका अग्र दृश्य कर सकते थे जो रखा गया है। इसलिए बॉक्स कांच के बॉक्स विधि में कार किसी भी झुकाव में हो सकती है, लेकिन अगर हम इस एक का निर्णय करने जा रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक अग्र दृश्य हो। मैंने कार को उस दिशा में रख दिया है तो कार उस तरह से चला जाता है। शीर्ष दृश्य में जब हम इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यह इससे होकर जाता है, तो यह सामने का दृश्य शीर्ष दृश्य होता है। कुछ इस तरह है। यह एक पहिया जो यहाँ मैप है जो इन पहियों से मेल खाता है। यह विंडशील्ड है जो हमारे पास होगी। यह पूरा विंडशील्ड है, शीर्ष भाग। फिर यह एक दूसरे से मिलता है। तो कार की यह रेखा इसके साथ मिलती है। कार का ऊपरी भाग वहां चला जाता है। यह वहां खत्म होता है। फिर से यह भाग इससे मिलता है एक इंक्लाइन से और यह पहिया यहाँ हो जाता है। तो इस शीर्ष दृश्य को हम वास्तव में बना सकते हैं। एक कार के पार्श्व दृश्य के लिए हम वहां से देखना होगा, उस पर प्रोजेक्ट करें और हम जिसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है जिसे हम खोलना चाहते हैं। तो साइड दृश्य इस दिशा में आ जाएगा। दूसरा टिप है जिसमें सबसे कम छुपी रेखाएं सामने के दृश्य के लिए, ताकि जितनी छोटी छुपी रेखाएं संभव हो हम उसे सामने के दृश्य पर ला सकें। इस तरह हम भी सामने के दृश्य का पूरी तरह से पता लगाने की स्थिति में होंगे। आइए इस सरल वस्तु को देखें। यदि हम इसे पहले के दृश्य के रूप में उठा रहे हैं तो कोई छिपी रेखाएं देखने की स्थिति में नहीं दिखेंगी। इस अग्र दृश्य के लिए यदि हम उस को देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं? यह एक है जो कि एक स्टेप के रूप में है और इससे होकर जाता है। वहां ये रेखाएं उसके साथ मिलती हैं और फिर ये रेखाएं उस प्रकार मिल जाएंगी। इसलिए यदि हम सामने का दृश्य बना रहे हैं तो यह होगा। वहां आता है एक खाली भाग है और यह इस भाग से होकर जाता है और शीर्ष वहां आता है। वहां एक छेद है, लेकिन यह छेद वहां डैश रेखा द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यह सामने का दृश्य है जिसे हम देखेंगे। शीर्ष दृश्य के लिए उसी स्थिति के लिए यदि हम कांच बॉक्स विधि का उपयोग करेंगे, यह रेखा वहां आती है। यह रेखा यहां तक जाती है जो यहां है। फिर से हम देखेंगे वहां एक रेखा है। यह वृत्त जो भी वह वृत्त एक छुपी लाइन के रूप में वहां मैप होता है, हम वहां देखेंगे और यह बचे हुए भाग हम इसे शीर्ष दृश्य में देखेंगे। उस तरह से इस पूरे ब्लॉक के शीर्ष दृश्य के लिए जो इस वृत्त के लिए निरूपित है, हम देखेंगे कि इस तरह हम वास्तव में कांच बॉक्स पार्श्व दृश्य का उपयोग करके इस शीर्ष दृश्य को बना सकते हैं अगर हम इसका बनाने जा रहे हैं। आइए देखें, यह संपूर्ण वस्तु इन रेखाओं से घिरा होगा। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ इस प्रकार के ब्लॉक हैं जो कि यह है, तो यह थोड़ा ऊपर चला जाता है, एल आकृति की तरह आता है।
और वहां से चला जाता है, और यह वहां आता है, वहां छिपी हुई रेखा है और एक छुपी हुई रेखा भी है, तो यह पार्श्व दृश्य है, हम इसे दर्शाते हैं। तो अगर हम इस पर देख रहे हैं, अगर हम इस दिशा में सामने देखें, हम देखते हैं कि यह सर्कल वहां दर्शाया जाएगा, इसलिए हम डैश डॉट लाइन का उपयोग कर सकते हैं और केवल आंतरिक छुपे भाग वहां आ जाते हैं और हमारे पास अधिकतम प्लेन है और छुपी हुई रेखा केवल उस स्तर पर ही होती हैं। यदि हम इसको सामने के दृश्य के रूप में नहीं चुन रहे हैं, बल्कि यदि हम इस पिछले भाग को सामने के दृश्य के रूप में चुनते हैं, तो चित्र इस प्रकार का होगा। उस स्थिति में हमें करना है, यह सर्कल दिखेगा, हालांकि यह रेखा जो पीछे की ओर से दिखाई नहीं देती है, हमें इसे छुपी रेखा से भी दिखाना होगा। यदि हम इस दृश्य को ले रहे हैं तो यह सर्कल भी दिखाई नहीं देता, इसलिए फिर से हमारे पास डैश रेखाएं होंगी, जिसका अर्थ है यदि हम इस दृश्य को ले रहे हैं, एक छिपी रेखा और दूसरी छिपे रेखाएं हमें वहां दर्शाना होगा। यदि हम इसे दृश्य के रूप में चुनते हैं, अग्र दृश्य केवल एक ही छुपी रेखा है, तो हमारे पास सुझाव के अनुसार छुपी हुई रेखाओं की कम संख्या यह अग्र दृश्य चुनने का भी निर्णय करती है। इस दिशा में हम इसे लेते हैं, यह एक अच्छा विकल्प है। इसकी तुलना में सामने का दृश्य चुनने के लिए कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन सामने के दृश्य के रूप में किसी चीज को चुनने की मानक प्रक्रिया है जिसमें सबसे कम संख्या में छिपी हुई रेखाएं हैं, और यह उस सामने के दृश्य स्तर पर यथासंभव अधिक से अधिक विवरणों का पता लगाने वाला है। दूसरा सुझाव आसन्न दृश्य का चयन है। दृश्य चुनें जिसमें छुपे हुए पंक्तियों की कुछ कम संख्या है। यदि हम इसे सामने के दृश्य के रूप में चुनते हैं तो चुनें आसन्न दृश्य। इस दिशा में हो सकता है, यह उस दिशा में भी हो सकता है, फिर वही चीज छुपी रेखाओं की संख्या जो हमें चुनना है। यह अग्र दृश्य हम ले रहे हैं, चाहे इसका हम उपयोग करना चाहते हैं या इसका प्रयोग करना चाहते हैं, हम इसको देखेंगे। यदि हम इसको ले रहे हैं तो छुपी रेखाएं इस स्तर पर आती हैं और फिर छुपी हुई रेखाएं उस स्तर पर आती हैं, इसलिए इस दृश्य के लिए दो छुपी रेखाएं हैं। यदि आप इसको चुन रहे हैं तो दृश्य के लिए हमें इस रेखा को भी छुपाना होगा। यह भी छुपा हुआ है और यह भी छुपा हुआ है, जिसका मतलब है कि हमारे पास एक वो और तीन छिपी रेखाएं हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि यह उचित दृश्य नहीं है और हमें चुनना है। इसे एक अच्छा दृश्य के रूप में, इसलिए इस का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार तल दृश्य या शीर्ष दृश्य का उपयोग करें। फिर से छिपी हुई रेखाओं की कुछ और संख्या का उपयोग करना होगा, इसलिए यदि हम इस एक को उठा रहे हैं, यदि हम इस दृश्य को उठा रहे हैं, तो छिपी रेखाएं उस स्तर पर आती हैं जो यह एक दिखने वाला है, तो हम इसे इस तरह से दर्शा रहे हैं। लेकिन अगर हम नीचे का दृश्य यहां से उठा रहे हैं, यह छिपा है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, यह छिपा हुआ है, यह भी छुपा हुआ है, तो यह नीचे के लिए भी छुपा है। तो इस की तुलना में अगर हम इस एक
की तुलना कर रहे हैं तो यहाँ दो छुपी रेखाएं और यहाँ एक छिपी रेखा है, इसलिए हम इसमें से नहीं चुनेंगे, लेकिन हम इस दृश्य को चुनते हैं। इसलिए यह अनुपयुक्त है और यह भी अनुपयुक्त है, इसलिए हम लेने जा रहे हैं इसे ड्राइंग शीट के लिए। यहाँ हम इन दृश्यों को दिखा भी सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास यह अग्र दृश्य, शीर्ष दृश्य और पार्श्व दृश्य होता है तो इसकी आवश्यकता नहीं होती, तो ये इस पूरे 3D वस्तु को दर्शाने के लिए पर्याप्त हैं। न्यूनतम दृश्य सदैव अच्छा होता है। यदि हम निर्माण कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से सामने का दृश्य, तो शीर्ष दृश्य और पार्श्व दृश्य उस तरह से हो जाता है। यदि हम उस छिद्रों को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो एक अलग दृश्य रखा जाता है जिसका व्यास है, तो हम इन सब से यह जानने की स्थिति में होंगे। इसी तरह वह एक किनारे से कितनी दूर है जो हमारे पास भी होगा, तथा शीर्ष दृश्य से हम यह समझेंगे कि यह एक सर्कुलर छिद्र है या एलिप्टिकल छिद्र है तथा यह किस स्तर पर प्लेन पर स्थित है। इसलिए सभी सूचनाएं हमारे सामने के दृश्य और शीर्ष दृश्य से प्रदान की जाती हैं। शेष जानकारी हमें पार्श्व दृश्य से प्राप्त होगी। इस वस्तु के बारे में क्या? इसके बारे में सोचिए। सबसे पहले हमें किसी वस्तु को इस प्रकार अभिमुखी बनाना होगा ताकि इसे कांच के बॉक्स में रखना उचित हो और यह हमारे दृश्यों को सरल बना दे। दूसरा, हमें उन दृश्यों को चुनना होगा जो एक सामने का दृश्य हो। एक बार जब यह हो जाता है तो हम इसे बना देंगे। कुछ समय लें इन दृश्यों को बनाने के लिए, उस पे विचार करें। उदाहरण के लिए, अगर हम इस एक को लेंगे तो सामने दृश्य के रूप में और इस एक शीर्ष दृश्य के रूप में कुछ दृश्य उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए वस्तु उस प्रकार स्थित है। यदि मैं इसको सामने दृश्य के रूप में लेने जा रहा हूं तो हमारे पास एक सर्कल होगा, एक और सर्कल होगा और इस पूरे आयताकार ब्लॉक शीर्ष दृश्य के लिए ऐसा हो जाता है। यदि हम उस दिशा से इस प्रकार देख रहे हैं कि पर्याप्त स्थान नहीं है तो हम और सभी आयाम को दर्शाने की स्थिति में होंगे, हम इसे उचित रूप से दिखा सकेंगे। इसके बजाय हम इसके लिए वस्तु को इस प्रकार से चुनें कि अग्र दृश्य यह होगा। शीर्ष दृश्य को दिखाने के बजाय हम पार्श्व दृश्य दिखा सकते थे। इसलिए पार्श्व दृश्य उस तरह होगा कि यह वस्तु के बारे में अधिकतम विवरण देता हो। यहाँ यह एक सममित वस्तु की तरह प्रतीत होता है, तथापि यह स्पष्ट रूप से उस चित्र की ऑफसेट स्थिति को दर्शाता है और यह भी दर्शाता है कि हमारे पास प्रोट्रूडेड प्रकार के भाग का कुछ प्रकार है, तो यह इसकी तुलना में दर्शाने का एक अच्छा तरीका है। इसी प्रकार हम अग्र दृश्य का उपयोग उस दिशा में भी कर सकते थे। अग्र दृश्य भी हम उस दिशा में उपयोग कर सकते थे। तो जो भी अच्छा दिखाई देता है और आपको अधिकतम दृश्य प्रदान करता है। दूसरे पार्श्व दृश्य में न्यूनतम छुपी हुई रेखाएं जिस दृश्य को हम सामने के दृश्य और आसन्न दृश्य के रूप में चुन सकते हैं। यहाँ यदि हम इसको सामने के दृश्य
के रूप में देख रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इस वस्तु को उस तरह से मोड़िए जिससे कि यह इस तरह हो जाए। तो पूरी तरह से इसे 90 डिग्री पर घुमें। जो भी दृश्य हमें इसे घुमाने के बाद मिले वह सामने का दृश्य और उस वस्तु के पार्श्व दृश्य से देखें तो यह ये वाला हो जाता है। तो इस कक्षा के अंत में आपको वस्तु के आधार पर इन उदाहरणों का अनुमान लगाना होगा। किसी भी वस्तु को चुनें, शायद माउस, शायद आपकी कलम, शायद एक ड्राइंग शीट, स्केल, इस तरह की चीजें। इसे विभिन्न प्रकार के ओरिएंटेशन पर रखें। देखने की कोशिश करें कांच बॉक्स विधि का उपयोग करके सामने का दृश्य क्या हो सकता है, पार्श्व दृश्य क्या हो सकता है, शीर्ष दृश्य, नीचे का दृश्य क्या हो सकता है। इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में कई और जानकारी हम अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।